नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मोहन सरकार के 2 साल पूरे और दमदार फैसले पर आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में दरअसल मोहन सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 13 दिसंबर को सरकार अपने 2 साल पूरे कर लेगी। इससे पहले 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी के घोषणा पत्र की उपलब्धियां बताएंगे। साथ ही 2 साल में की गई प्रमुख पहलों, योजनाओं और विकास कार्यों का ब्यौरा देंगे। औद्योगिक निवेश और प्रगति से लेकर युवा, किसान, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक, सड़कों के निर्माण से लेकर जल जीवन मिशन तक, सिंचाई की सुविधाओं के साथ कृषि गतिविधियों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक हर जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साझा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रदेश की प्रगति की निरंतरता के लिए भविष्य में योजनाएं क्या है। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों के साथ ही विभागीय समीक्षा कर कार्यों की प्रगति का फीडबैक लिया। साथ ही अगले 3 सालों की प्लानिंग पर भी विस्तार से चर्चा की। महाकाल के भक्त और विक्रमादित्य को अपना आदर्श मानकर प्रदेश के विकास पथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले बीजेपी सरकारों से अपनी एक अलग लकीर खींच रहे हैं। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जो आज प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अब बीजेपी की बीती सरकारों से मोहन सरकार का 2 साल का शासनकाल कैसे अलग साबित हो रहा है, वो कौन सी योजना है जो अपनी एक अलग लाइन खींच रही है, और ऐसे कौन से फैसले हैं जो मोहन यादव के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। चलिए, इस पर खास चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। 2 साल विकास के 2 साल डॉक्टर मोहन सरकार के निरंतर प्रदेश के विकास के 2 वर्ष, उस उपलक्ष्य में जो भूमि पूजन होगा उसमें विक्रमादित्य द्वार, क्योंकि राजा विक्रमादित्य आपके ही शहर के थे या आप उनके ही शहर के थे, और जिस तरह विक्रमादित्य ने एक विक्रमादित्य हुआ, उस विक्रमादित्य की उपाधि देश में 18 विक्रमादित्यों को मिली जिनने अच्छा शासन चलाया। हम चाहते हैं कि अगर 18 विक्रमादित्य उस समय नेक और सुशासन के लिए जाने जाते हैं, तो 19वीं विक्रमादित्य के लाल आप भी सुशासन और नेक कार्य के लिए जाने जाते हैं। सरकार अपना 2 साल का रिपोर्ट कार्ड तो पेश करे, लेकिन उसमें विजय शाह मंत्री जी ने जो टिप्पणी की थी कर्नल कुरैशी पे, वो भी डाले। जो बैरागी मंत्री जी के भाई और बहनोई जो गांजा तस्करी में इन्वॉल्व और गिरफ्तार हुए, वो भी डाले। ये भी डाले कि मंत्रियों के क्लोज एमडी में यहाँ पर पकड़ाए थे, और ये भी डाले कि कितने दुष्कर्म भोपाल और मध्य प्रदेश में हुए, कितनी हत्याएं हुई, कितने लूटपाट हुए, कितनी डकैती हुई, और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रही, कितने लोगों को रोजगार मिला, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो मीट हुई है उसमें कितने इन्वेस्टमेंट आए और कितने लोगों को रोजगार मिला। ये सब चीज़ें डालें तो मैं समझता हूँ का महत्व होगा। तो देखिए, मोहन सरकार के 2 साल दमदार हैं, कितने दमदार है, ये तो खास चर्चा जहां हम जो करेंगे उसके बाद ही इस पर निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे। इस पर खास चर्चा हम करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ कुछ ही देर में इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी। पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री कांग्रेस से, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। रमेश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर देखिए, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मोहन सरकार पेश करेंगी। आप ये रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं? विकास और जनता की जो उम्मीद है, किस प्रकार से इनमें अंतर है और किस प्रकार से मोहन सरकार ने 2 साल में काम किया है, रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है कल? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस मध्य प्रदेश सरकार के ये 2 साल अन्य सरकारों से बहुत अलग हट करके है, और कुछ काम इन्होंने जो किए हैं वो बिल्कुल नए काम किए हैं और आधारभूत काम किए हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा काम इस सरकार का लगता है वो है विरासत को सहेजने का। आप कल्पना कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का ये जो भूभाग है, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य का, ये सृष्टि के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। अगर आप यानी संसार को 12 महीने का पहला कैलेंडर देने वाला अगर कोई स्थान है तो वो मध्य प्रदेश है।
कृष्ण जी अगर पढ़ने आए हैं तो हमारे यहीं पढ़ने आए हैं। गीता का ज्ञान भगवान परशुराम जी ने कृष्ण जी को दिया है, यहीं उन्होंने सुदर्शन दिया, और यही सहस्त्रबाहु जी की राजधानी भी यहीं रही है। और राम जी ने अपने अनुज शत्रुघ्न के बेटे शत्रुघाती को विदिशा का राज्य बनाया। कहने का अर्थ है कि अति प्राचीनतम स्थिति है। डायनासोर के जीवाश्म सबसे पहला संसार में मध्य प्रदेश में मिला। तो ये जो विरासत सहेजने का काम किया मोहन यादव जी ने, मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा। खास तौर से जो उन्होंने कृष्ण पाथेय बनाया, वैदिक घड़ी की स्थापना की, वो विक्रम उत्सव जो उन्होंने मनाया, यहाँ भी मनाया और दिल्ली में मनाया। और विशेषकर जाना पाव को, जो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली थी, उसको उन्होंने परशुराम लोक बनाने की घोषणा की। और जितने भी हमारे तीर्थ थे वो उन्होंने काम किया। दूसरा मेरी दृष्टि में उनका जो सबसे अच्छा काम है वो है नदी जोड़ो परियोजना का। ये नदी जोड़ो परियोजना 20-25 साल से केंद्र सरकार ने कई राज्यों को भेजी है, लेकिन सारे के सारे लोग रखे हुए बैठे हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है कि उसने नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू किया, बजट अलॉट हुआ और काम उससे शुरू किया। एक और काम जो मुझे उनका अच्छा लगा वो है रीजनल इन्वेस्टर समिट का। आमतौर पर इन्वेस्टर समिट तो हर शासनकाल में हुई है, भोपाल में होती थी, दिल्ली में होती थी, इंटरनेशनल भी हुई हैं, लेकिन रीजनल स्तर पर, ताकि उज्जैन में भी हुई है, ग्वालियर में भी हुई है, सागर में भी हुई है। तो जो लोकल का प्रोडक्ट है, लोकल के प्रोडक्ट को कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, उससे उसका रास्ता खुलेगा। और फिर सरकारी भर्ती का उन्होंने कैलेंडर जारी किया, ये मुझे एक ठीक निर्णय लगता है। और एक और निर्णय की मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा, उन्होंने खास तौर से गौ पालन के लिए जो अभियान शुरू किया है, जिसमें खास महिलाओं को उन्होंने विशेष प्रकार का अनुदान की घोषणा की है, कम रेट पर घोषणा की है। जो गौशालाएं खुलेंगी और तो गौशालाएं और गोवर्धन को पालने कर मध्य प्रदेश न केवल दूध में आत्मनिर्भर हो, बल्कि हम निर्यातक भी बने। ठीक है, हमारे साथ पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने को आ गए हैं, रिपोर्ट कार्ड मोहन सरकार पेश कर रही है, तो उसे कांग्रेस कैसा मानती है कि कितना विकास का सच है, ये कैसे देखती है? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री जी के 2 साल हुए, उनको बधाई। ये बात अलग है कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं थे उस समय, और पर्ची आई और वो मुख्यमंत्री बन गए। एक अच्छा मौका उनको मिला था। लेकिन अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था इस समय बिल्कुल ध्वस्त है। और एक चीज जिस पे वो एक्शन नहीं ले पाए, जिस तरह से कर्नल कुरैशी, जिनकी एक भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर में, मंत्री विजय शाह जी ने उनके खिलाफ एक अवैध टिप्पणी की थी, उनको आतंकवादियों की बहन बताया था, उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए, जबकि कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने बात की। अभी जो मामला आया लेटेस्ट मंत्री मैडम बागरी का, कि उनका भाई गांजा तस्करी पकड़ा है, बहनों ही पकड़ा है, और उस पर कोई संज्ञान नहीं। और अभी बड़े विद्वान हैं आदरणीय रमेश शर्मा जी, उन्होंने बात की जाना पाव की। और जाना पाव की जब हम बात करते हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आईएएस संतोष वर्मा ने किस तरह की टिप्पणी जाना पाव से उत्पत्तित बहन बेटियों पे जो अभद्र टिप्पणी की, जिसके लिए बहुत से ब्राह्मण संगठनों ने ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। मैं भी गया था उस समय जब दिया गया था विधानसभा में ज्ञापन, और पूरे मध्य प्रदेश से आवाज आ रही। और एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो न केवल ये घटना, ये अभद्र, क्योंकि किसी बहन बेटी कहीं की हो, किसी की हो, किसी समाज की हो, उस पर अभद्र टिप्पणी करना, ये मैं समझता हूँ कि मर्यादित टिप्पणी करना। ये शर्मा जी, नहीं, सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इसमें तो मैं समझता हूँ कि रमेश शर्मा जी को तो बोलना था कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, उस पर एक्शन होना चाहिए। जिसके हरदा रीवा में महिलाओं को प्रताड़ित करने के वो हैं, जेल गए आईएएस लेने के लिए जज, और उनको सेट किया। ये जो चीजें घटनाएं हुई हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इस पे एक्शन नहीं होगा तो ये विकास की बातें सब बेमानी है। सरकार को विकास तो करना ही है, तो उसका काम ही वो है कि जो संसाधन मिले हैं, भले ही 5 लाख करोड़ का
कर्जा हो, पर कर्ज लेके विकास करना वो तो करना है, वो तो ड्यूटी है। पर ये जो चीजें अलग घटनाएं हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे उनकी छवि में कहीं न कहीं धब्बा लगा है। और उन्होंने एक बात और की, गौ माता की मांग आ रही है, शंकराचार्य जी मांग की गौ माता को कम से कम मध्य प्रदेश का प्रथम जो है पशु वो तो घोषित करें। अपन जब बात कर रहे हैं उससे आते हैं, भगवान कृष्ण की पृष्ठभूमि पे आते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये आज देश के लिए उठ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो में भी उठाई आवाज लोगों ने। तो ये तो किया जाए, गौ माता को हमारा मध्य प्रदेश का पशु नंबर 1 घोषित किया जाए, ये मैं समझता हूँ करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, तो क्षमा चाहूंगी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो पे नहीं कनेक्ट तो कर पाई। जी बिल्कुल, लेकिन हम आपको सुन पा रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, 12 दिसंबर को मोहन सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। अब रिपोर्ट कार्ड तो वो पेश करी है, तो यहाँ पर असली सवालों का जवाब इस रिपोर्ट कार्ड में पेश किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, या सिर्फ उपलब्धियों की लिस्ट होगी है? देखिए, मोहन सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थायी और दृढ़ निश्चयी सरकार हो, जिसकी नीति नियत नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है, सुदृढ़ है और साफ है। हमने सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक हमारी जो धरोहर है उनको सहेजते हुए, चाहे हमारे किसान बंधुओं को साथ साझते हुए, या महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर कार्य करते हुए, या युवा वर्ग के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में ध्यान और विचार करते हुए, हमने जो हमारी पैतृक और जो हमारी परंपरागत खेती और कृषि उद्योग है उनको सराहते हुए, साथ में स्थानीय स्तर की विशेषताओं को चुन चुन करके, निखार करके विश्व पटल तक ले जाने की बात अगर हम करें, तो इन 2 सालों में हर एक उपलब्धि की ओर मोहन सरकार ने अपने नए आयाम की ओर अपने पैर जो है वो अग्रसर किए हैं। हमने जब स्थिति में मध्य प्रदेश संभाला था, आपको भी साक्षी जी शायद मालूम हो, नहीं ये मैं नहीं जानती कि उस समय आप थे या नहीं, लेकिन जब 2003 के पहले का रमेश सर भी बैठे और मेरे साथ में जितेंद्र भाई को भी मैं सुन रही थी, वो काल भी सबने देखा है जिसमें कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्या, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा वगैरह को लेकर के हमेशा समस्याएं आया करती थी। आज हमारा मध्य प्रदेश चहुआयामी जो है वो उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। हमारे भाई अभी चिंता कर रहे थे गौ माता की, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने गौ माता के लिए विचार किया, परंतु ये वही लोग हैं जो केरल में चौराहे के ऊपर गौ माता को काटते हैं और लटका देते हैं और दिखाते हैं कि हम जो है इस प्रकार से गोमांस को हम खा सकते हैं। कर्नाटक में इनके मंत्री कहते हैं कि जब भैंसें काटी जा सकती है तो गोमाता क्यों नहीं काटी जा सकती। मुझे बस साक्षी जी एक बात से आपत्ति है कि आप अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आपका विचार परिवार एक विचारधारा को लेकर के क्यों नहीं चल सकता। आप या तो ये कहिए कि गौ मांस प्रतिबंध पूरी तरीके से, मध्य प्रदेश में तो प्रतिबंधित है और ऐसे कई स्टेट्स हैं जिसमें गौ मांस से गौ माता की जो हत्या है उसको प्रतिबंध है। हमने तो गौ कैबिनेट बना करके गौ माता के लिए संरक्षण के लिए कार्य भी किया। पिछला वर्ष जो था हमारा गौ संवर्धन वर्ष के तौर पर ही हमने मनाया, इस वर्ष को हमने उद्योग वर्ष के तौर पर मनाया। अगला वर्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से तय कर दिया है कि हमारा कृषि और कृषि आधारित हमारा वर्ष रहेगा। तो हम तो आयाम दर आयाम हर जगह पे अपना आकलन करते हुए, अपना पुनर्मूल्यांकन करते हुए, अपने जो भी कार्य है उनका समीक्षा करते हुए, हमेशा समीक्षा होती है और उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम विपक्ष को भी शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, परंतु आप मुझे बताइए कि एक प्रदेश में आप ये कहें कि गोमाता काटी जाए और रोटी के साथ खाई जाए, और एक जगह आप ये कहें कि गोमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, तो आप पहले अपने विचार परिवार में बैठिए, चर्चा कीजिए, क्या चाहते हैं। एक मंच पे आप कुछ कहें, दूसरे मंच पे कुछ कहें, ये 2 भाषा नहीं चल सकती। और इसी कारण जनता जो है वो इनकी बातें और इनकी बातों के या इनके लोगों के ऊपर आज विश्वास नहीं कर पा रही है। और आप देखिए हर जगह पे अगर हम बात करें, इसको राजनीति से इतर रख करके भी बात करें, तो जो लोग 2 भाषा का प्रयोग करते हैं आम जनता उस पर विश्वास नहीं करती। इसलिए एक विचार, एक स्टैंडिंग को तय करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ। जी बिल्कुल, पीसी शर्मा जी, प्रियंका जी की आपने प्रतिक्रिया सुनी है। प्रियंका जी का साफ तौर पर कहना है कि 2 भाषाओं में बातें मत कीजिए, एक विचार रखिए और उसी पर कायम रहिए।
पहले कांग्रेस 2003 को कब तक रोएंगे? अरे 2003 के पहले बिजली का बता दिया था कि 2007 में होगी। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बढ़ गए थे, जिसकी वजह से दिक्कत आई थी, तब भी मैं विधायक था। और दूसरी बात आपने की है किसानों की, किसान का प्याज बिक नहीं रहा है, सड़क पे फिका हुआ है, 2 रुपए किलो है। आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसको मिल नहीं रहा है। मंदसौर में, खंडवा में किसानों का आंदोलन हुआ, बिजली अगर 10 घंटे से ज्यादा दी किसानों को तो सस्पेंड कर दूंगा, ये एमपी के इंजीनियर ने कहा। और गौ माता की बात कर रहे हैं, अरे आपने तो ये सरकार ने जीएसटी जो है गौ मांस पे 0 का वो दिया है, उसमें वहाँ पे। एक मिनट साक्षी जी, मैं इनको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये झूठी मिथ्या बातें बंद करें। जो चीज बिकती ही नहीं है उस पे जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, पहले ये बताइए। एक मिनट शर्मा जी, बरगलाना बंद करिए, ये झूठ बोलना बिल्कुल बंद करिए। जो चीज मार्केट में बिक ही नहीं रही है उसके ऊपर जीएसटी कहाँ से लगा लोगे आप, ये तो बताइए। जब गौ मांस का हमारे यहाँ पर व्यवहार होता ही नहीं है, व्यापारिक व्यापार होता ही नहीं है, उस पर जीएसटी कैसे लगाओगे आप? प्रियंका जी एक बार पीसी शर्मा जी की बात सुन लेते, आप फिर से जवाब दीजिएगा। पीसी शर्मा जी, मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है गौमांस, अब जीएसटी पर उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी का ही कहना दिया है जीएसटी निल रहेगा। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जब से मोदी सरकार बनी तो विदेशों में हो रहा है गौमांस। क्यों हो रहा है? इनके मंत्री पीसी शर्मा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को ऐसा झूठ बोलना सही में शोभा नहीं देता। आप पहले सही साक्षी जी इनसे पूछिए तो सही कि बीफ की डेफिनेशन पीसी नजर में क्या है। शर्मा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अब मेरा सवाल सुन लीजिए। हम मोहन सरकार के 2 साल के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी एक बार सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। 2 साल के कार्यकाल की बात करें, आप 2 ऐसे फैसले बता दीजिए, सरकार कह रही है ऐसे कई फैसले हुए हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं, तो आप ऐसे 2 फैसले मुझे बता दीजिए जो आपको लगता है कि बुरी तरह से फेल हुए हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 2 फैसले आप बता दीजिए। देखिए फैसले जो किए हों, इनने ये बात कही थी कि किसान खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। क्या हो रहा है किसानों की हालत? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को उसकी एमएसपी नहीं मिल रही है। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो डिक्लेयर किया था चुनाव के पहले कि 3000 में गेहूं लेंगे और 3300 लेंगे, खाद नहीं मिल रही। खाद की लाइन में ये सुन लीजिए साक्षी जी, हार्ट अटैक आ रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। कोई खाद लेने के लिए दूसरी चीज और लेना पड़ रही है। और अभी मंदसौर और वहां पे प्याज के मामले में रेल रोको आंदोलन हुआ, और क्या, और कितना बड़ा फेलोर चाहिए? तो ये इनके अगर इस पर अगर सही वो करते तो एक्सपोर्ट शुरू करते प्याज का, वो नहीं किया। तो मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बद से बदतर है। जी प्रियंका जी बता दीजिए आप, आपकी तरफ से प्रतिक्रिया, क्या कृषि आय में समान वृद्धि हुई है? साक्षी जी मैं वही कहती हूँ कि इनको झूठ बोलने में अभी भी इस उम्र में भी शर्म नहीं आती। इनको ये तो सोचना चाहिए जिस बीच की बातें कर रहे हैं इनको खुद को शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। कई प्रदेशों में उसमें हुई लाइन के अंदर प्रतिबंधित है, हमारे प्रतिबंधित है, फिर गोमांस पे जीएसटी कहाँ से आएगा आप मुझे बताइए। जो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसके बाद तुम जीएसटी कहाँ से वसूल लोगे? अजीब सी बातें हैं। फिर उसके बाद ये जिस खाद की बातें कर रहे हैं भूल गए जो राजगढ़ में आप लोगों ने। शर्मा जी आपने सवाल उठाया, जवाब तो सुन लीजिए एक बार उनका, आप एक बार जवाब सुन लीजिए उनका। अब बोलने देंगे तो आप सुनेंगे। और संतोष वर्मा के मामले में क्या कहना है? पहुंच नहीं पाती, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है इस पे? क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं संतोष वर्मा? बातें कर रहे हैं। और राजगढ़ में थानों से किन लोगों ने बोरियां 2-2 बोरियां खाद बंटवाई है, ये इनका कार्यक्रम था। इतनी अराजकता फैली हुई थी कि थाने से सोसाइटियों से या प्राइवेट सोसाइटी पे नहीं मिलता था। ठीक है प्रियंका जी बिल्कुल याद करिए आप अपने शासन के वो कुशासन के दिन जिसमें आप लोगों ने खाद राजगढ़ के थाने से बंटवाई है। प्रियंका जी देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा में आपको रोकना चाहूंगी। एक आखिरी प्रतिक्रिया मुझे रमेश शर्मा जी की तरफ से चाहिए है।
रमेश जी, सरकार कह रही है कुछ ऐसे फैसले हैं गेम चेंजर साबित हुए हैं। कोई सा एक फैसला आप ऐसा बताइए जो गेम चेंजर वाकई में साबित हुआ है और धरातल पर उसका सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिला है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। इस तरीके से उन्होंने टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया है, हमारे यहाँ अभयारण्य बने हैं, तो उससे आप कल्पना कर सकते हैं 500% टूरिस्ट बढ़ा है हमारे यहाँ। इन्हीं 2 वर्षों में जो टूरिस्ट बढ़ा है, जो उज्जैन आए हैं, खजुराहो आए हैं, मंडला आए हैं, तो मैं समझता हूँ गेम चेंजर के रूप में टूरिस्ट का बढ़ना, विरासत के स्थलों को सहेजना, अभयारण्यों को ठीक करना, ये मैं समझता हूँ एक गेम चेंजर के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के इसकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है और अन्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से उन्होंने टूरिज्म अपना विकसित किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी। तो देखिए, विरासत से विकास का यहाँ पर वाकई में विकास हुआ है। विरासत को अपनी सहेजते हुए मोहन सरकार ने विकास किया है। और क्या क्या विकास यहाँ पर अब होने बाकी है, 2 साल के कार्यकाल में इतना हुआ है, और क्या होंगे आगे के कार्यकाल में, देखने वाली बातों की। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निवेश और आर्थिक विकास की बात हो, उद्योग की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, लाडली बहनों की बात हो, हर जगह 2 साल मोहन सरकार के दमदार रहे हैं। कई जगहों पर अभी विकास पहुंचना बाकी है, लेकिन जो आगे कार्यकाल है उसमें भी मोहन सरकार विकास लेकर पहुंचेगी, रिपोर्ट कार्ड कल पेश करेगी और जनता के जो सवाल है उसका भी मोहन सरकार जवाब देगी। तो मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।